हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम हेलो एरिन्स स्पेशली क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लेते हुए डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होता है और क्लोरीन के का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होता है और उसकी वजह से क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो अभी बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। इसमें क्लोरीन का लोन पेयर रिंग में जा रहा है, इस वजह से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और फिर वो पेरा पोजीशन पे नेगेटिव आया, उसके बाद वो वापस ऑर्थो पे नेगेटिव आया और फिर इस तरह से वापस 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। तो ये पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बने, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और क्लोरीन अपना लोन पेयर एरोमेटिक सिस्टम को दे रहा है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस हो गया और हम इस रेजोनेंस को प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट से सिंबलाइज करते हैं। और इसको प्लस आर और प्लस एम, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीजोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है या सेम कंसेप्ट ही है, ठीक है। और ध्यान दो बेटा, अब जब मैंने आपको कहा था ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। एक्चुअल तो किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो बेटा हमेशा ध्यान रखो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, वो तो केवल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पर अगर किसी भी मॉलिक्यूल एक्चुअल में वो कोई, मेरे कहने का मतलब ये कि कोई मॉलिक्यूल एक्चुअल में है कैसा, एग्जैक्ट कैसा है, तो वो उसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड से ही उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड डिफाइन करता है। यानी क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पेरा कार्बन पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे, क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। रेड बॉन्ड के साथ ये डॉटेड ब्लू लाइंस जो बता रही है ये सेकंड बॉन्ड को बता रही है, लेकिन ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड है। तो कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम है। तो कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है क्लोरोबेंजीन में वो बिटवीन 1 और 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई और इस बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने की वजह से क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे रिड्यूस हो जाता है। अगर ये आ जाए ना कि क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट है म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, तो एल क्या है, बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है इसकी, तो इसका डायपोल मोमेंट भी रिड्यूस हो जाता है। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट है जितना हम सोचते हैं उससे कम आता है, तो उससे कम आने का रीजन ये है, आप सीधा इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना लेना और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर ये पूरा बना देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधा आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना देना। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के बाद आप क्या करोगे बेटा, बताओगे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है तो इसका डायपोल मोमेंट भी कम हो जाता है। यानी क्लोरोबेंजीन जो है वो लेस पोलर है एज कंपेयर टू क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के, एज कंपेयर टू क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के। खैर, अब दूसरी बात ये हो गई कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है रेजोनेंस की वजह से। इस रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो नॉर्मल होती है उससे इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। यानी ये इस क्लोरीन की जो लिविंग टेंडेंसी है, इस क्लोरीन की जो लिविंग टेंडेंसी है वो लिविंग टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। यानी क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन बड़ी मुश्किल से लीव करती है, अलग होती है, जबकि एलिफेटिक
मेरे कहने का मतलब ये है कि एलिफेटिक हेलाइड्स की बात करें तो एलिफेटिक हेलाइड्स के अंदर क्या हो जाएगा, एलिफेटिक हेलाइड्स में जो हेलोजन है वो इजीली लीव कर जाएगा। एलिफेटिक क्लोराइड्स के अंदर जैसे एल्काइल क्लोराइड हो गया तो उसका क्लोरीन ज्यादा इजीली एल्काइल ग्रुप को लीव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई जो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। आपको खाली एक मैंने रिमाइंडर दिया है ताकि आप इस क्लास में इसको कंफ्यूज ना करें। तो अब मैंने कहा था कि जब हम क्लोरोबेंजीन को ऑर्डिनरी केओएच से रिएक्शन करते हैं, एक्वस केओएच से रिएक्शन करेंगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, जबकि एलिफेटिक को हम जब रिएक्ट कराएंगे तो वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे ये है हमारा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये हमारा है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर एक्वस केओएच रिएक्ट करेगा और एक्वस केओएच रिएक्ट करके इजीली साइक्लोहेक्सेनोल बना लेगा, साइक्लोहेक्सेनोल बना लेगा। क्योंकि यहां पर ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये एलिफेटिक हेलाइड हो गया बेटा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं बेटा, क्लोरोबेंजीन ले लूं तो क्लोरोबेंजीन पर एक्वस केओएच में रिएक्शन नहीं होती है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे को ये करना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन के लिए कंसंट्रेटेड केओएच लेना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड केओएच लेना पड़ेगा। और कंसंट्रेटेड केओएच यानी बहुत सारा केओएच ले लिया, साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर ले रहे हैं, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं। ठीक, तब जाके ये Cl हटता है। यानी काफी ज्यादा हमारे को मशक्कत करनी पड़ती है, काफी ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, यानी कंसंट्रेटेड केओएच तो बहुत सारा OH माइनस आयन आ गया, 623 केल्विन हाई टेम्परेचर आ गया, 38। और कंसंट्रेटेड केओएच है तो मैंने कहा था ना फिनॉल बनने के बाद एडिशनल केओएच रह जाएगा जो इस फिनॉल को आगे रिएक्ट करके फिनोऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है। तो इस एक्सिस केओएच को न्यूट्रल करने के लिए हम कोई भी एसिड डाल देते हैं, जैसे HCl हो गया, और भी कोई एसिड जो सूटेबल हो डाल सकते हैं। तो बहुत बार HCl लिखा हुआ मिलेगा या खाली H3O+ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो H3O+ का मतलब एसिडिक मीडियम, कोई हमने एसिड डाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लगातार डाल देंगे, पहले रिएक्शन को पूरा होने देंगे। हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन में कंसंट्रेटेड केओएच 623 और 300 ATM पर रिएक्ट कराएंगे, और हमको मालूम है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में अराउंड 20 मिनट लगेंगे। तो 20 मिनट तक रिएक्शन होने देंगे, और 20 मिनट जब रिएक्शन हमको लगता है कि अब कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो फिर हम उसमें एसिड ऐड करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का मतलब पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद एक्सिस केओएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड यूज करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में भी रिएक्शन आएगी। ठीक है ना। अब देखो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब इसका मतलब ये रिएक्शन हुआ, तो जब ये रिएक्शन हुआ है बेटा, जब ये रिएक्शन हुआ है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा। तो ये मैकेनिज्म क्या होगा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, देखो बोर्ड पे फोकस करना बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप अपना इंटरेस्ट भी पूरा शो करेंगे। अब ये हो गया हमारे पास OH माइनस आयन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन जिसपे क्लोरीन जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरीन सीधे सीधे नहीं निकलेगा, यहाँ क्लोरीन सीधे सीधे नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर जब OH माइनस आयन अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूट जाता है, ये वाला पाई बॉन्ड, इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच वाला ये पाई बॉन्ड यू टूटेगा। जब ये पाई बॉन्ड यू टूटेगा, देखो पाई बॉन्ड टूटना इजी है, ये पाई बॉन्ड यू टूटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस न्यूक्लियोफाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके इससे बॉन्ड बना लिया। इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है, अब 2 ही रह गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया। मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो OH ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये यहां जुड़ गया, और ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहां नेगेटिव चार्ज आया, और ये बॉन्ड ऑलरेडी है। अब यहां पर क्या हुआ, अब ये बन गई इंटरमीडिएट, तो यहां इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बन रही है। देखो एलिफेटिक SN1 में इंटरमीडिएट क्या थी, एलिफेटिक SN1 में इंटरमीडिएट क्या थी, बताओ बेटा, कार्बोनियम आयन। एलिफेटिक SN2 में इंटरमीडिएट क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट, साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, OH माइनस बैक अटैक कर रहा था और ट्रांजिशन स्टेट बना रहा था। अब आपसे कोई पूछे कि एलिफेटिक तो हो गया, अब आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, क्लोरोबेंजीन में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो इंटरमीडिएट बनती है उसका नाम क्या है, कार्बेनाइन, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस होगा। अब इस रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इसमें ये रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी, और फिर ये देखो बेटा, फिर ये बॉन्ड यूं टूटेगा, फिर ये आ गया। अब क्या हुआ, तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आपको रेजोनेंस पे अच्छा कमांड कर लो, क्योंकि अभी तो एल्काइल हैलाइड चल रहा है, एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एमीन, एनिलीन, डायजोनियम, टोटल रेगुलर रेजोनेंस कंसेप्ट काम आता है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन लीव करेगा और यहां पर वापस ये, तो ये बेसिक मैकेनिज्म है। तो ये हुआ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये बॉन्ड टूटा, नेगेटिव यहां आ जाए, ये जब इधर बॉन्ड टूटेगा तो यहां नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बना दिया। फिर ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो यहां पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव ने तो बॉन्ड बना दिया, और ये यहां नेगेटिव आ गया। फिर ये बॉन्ड जब ये क्लोरीन जब लीव करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे और क्लोराइड अलग हो गया। तो यहां पर ये जो तीनों, ये जो हमारा ये इंटरमीडिएट हो गई इसकी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हो गया, और ये इसकी स्लो स्टेप है और ये इसकी फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप में तो क्या होता है, स्लो स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं स्लो स्टेप में, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, एराइल क्लोराइड यानी ये क्लोरोबेंजीन, इसकी पावर 1 और OH माइनस इसकी पावर 1, यानी ये इसका ये रेट लो एक्सप्रेशन होगा, जो मैं केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन और नेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of chlorobenzene as well as concentration of OH माइनस आयन, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो रेट कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी 2 ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी 2 ऑर्डर बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, और ये 1 स्टेप रिएक्शन है,
तो ये इसकी कैरेक्टर्स हो गए। तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल हैलाइड, तो ये भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, 2 ऑर्डर है, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और 1 स्टेप में, एक ही स्टेप में कंप्लीट हुई। अब ध्यान दो बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ना, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि हम कोई सब्स्टिट्यूट लगा दें तो क्या होगा। तो देखो बेटा, जब हम इस पे कोई सब्स्टिट्यूट लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब आपको एक चीज क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। रेट ऑफ रिएक्शन और ईज ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बहुत बार बता चुका हूं, अब थक गया हूं मैं भी बता के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फास्ट कंप्लीट हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन और ईज ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जैसे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिमाइन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो इंटरमीडिएट है ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज होता जाएगा रिएक्शन उतना फास्ट होता जाएगा, उतना इजी होता जाएगा। तो देखो बेटा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर CH है ना, यहां पर CH। तो मैंने क्या किया, पैरा पोजीशन पर एक H की जगह इस H को हटाया और NO2 लगा दिया। NO2 क्या है, NO2 जो ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप जो होता है बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -I एंड -R इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां NO2 लगाने से देखते हैं इसकी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। या NO2 लगाने से, या मैंने NO2 लगाया, तो अब हम यहाँ NO2 लगाकर देखते हैं कि इसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। तो ध्यान दो बेटा, मैं इसी में चेंज किया मैंने। अब देखो ये पाई बॉन्ड है, तो यहां पर आप एक चीज देखो बेटा, जो हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज उसी कार्बन पर आ रहा है जिस कार्बन पर NO2 है। तो अब यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाता है, यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन जाता है, और वो देखो क्या बनता है, तो यहां पर देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये Cl, ये NO2, OH, ये बॉन्ड यू टूटेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। देखो बेटा, ये बॉन्ड यू टूटा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा,
इस नेगेटिव का रिपल्शन इधर भी आएगा, तो ये पाई बॉन्ड वीक है तो इधर चला जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो आ गया, ये रहा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो मैंने यहाँ लिखा है, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया बेटा? एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, और ये हमारे पास फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब इस फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? इस ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छी बात है। यहां पर देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा ध्यान रखो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर, ये रहा। तो यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ये, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है? तो फोर्थ वाला। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए और पूछ लिया विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, तो फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल इन चारों के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ इन दिस, फोर्थ वाले की बात कर रहा हूं, इन फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और यहां कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जब नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर एग्जिस्ट करेगा, या मेरे कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज जो है अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे? ऑक्सीजन से। तो बताओ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन पर? ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से। अच्छा, एक। अब दूसरा, NO2 के लगने से क्या हो गया? इंटरमीडिएट और ज्यादा स्टेबल हो गई। जब NO2 नहीं था, आप देख लो बेटा, जब NO2 नहीं था, जब NO2 नहीं था, मैं ये बोल रहा हूं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 थे। जब NO2 लग गया पैरा पोजीशन पर आपके सामने, जब NO2 लग गया पैरा पोजीशन पर, ये रहा, ठीक, जब NO2 लग गया पैरा पोजीशन पर, तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गया, और वो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। तो ओवरऑल क्या हो गया? हम ये कहेंगे कि यहां NO2 के सब्स्टिट्यूशन से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि इंटरमीडिएट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 से 4 हो गए, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी भी इंटरमीडिएट के, किसी भी आयन के, किसी भी मॉलिक्यूल के, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब ये बहुत ही क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा फास्ट, ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन से। मतलब ये हुआ कि जब हम ये रिएक्शन इस पे कर रहे हैं एक्वस KOH की, तो ये NO2, और इस पे जब हम KOH वाला रिएक्शन करेंगे तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, ये वाला, इसके कंपैरिजन में। अगर NO2, ये वाला रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होगा। इस वाले रिएक्शन के लिए कंसंट्रेटेड KOH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन NO2 लगने से हमारे को न तो ज्यादा प्रेशर चाहिए न ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, यानी ये रिएक्शन ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? ये रिएक्शन ज्यादा इजी हो जाती है,
और इस रिएक्शन को होने के लिए हमको एक मिनट इसको ये रिएक्शन 443 केल्विन पर हो जाती है। ये रिएक्शन 443 केल्विन पर हो जाती है और 1 एटीएम पर ही हो जाती है। देखो कितनी रिएक्शन इजी हो गई। और यही अगर अपन ने NO2 हटा दिया तो ये 1 एटमॉस्फेयर की जगह 300 एटीएम, ठीक, और 623 केल्विन और कंसंट्रेटेड। तो कितनी मतलब एक NO2 के जुड़ने से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हो गया, रिएक्शन कितना इजी हो गया। इसका मतलब अगर मैं एक और NO2 लगा दूं तो, अगर मैंने एक और NO2 लगा दिया तो चलो एक और NO2 लगा के देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इस OH माइनस को थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को ये अटैक हो रहा है। अब मैंने ये वाला हाइड्रोजन जो है ना बेटा, ये वाला, इस हाइड्रोजन की जगह एक और NO2 लगा दिया, अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 1 2 3 4। तो 2 पर और 4 पर 2,4 डाइनाइट्रो, एक ही लाइन में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा बेटा, ये एक ही लाइन में नाम लिखते हैं हमेशा, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक NO2 और आ गया बेटा, या एक NO2 और आ गया तो क्या हो गया, आप देखो एक NO2 और आने से क्या हो गया, एक NO2 और आने से हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ज्यादा बढ़ेगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारे पास थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब यहां पर देखो उसी तरह से ये बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, क्या बन गया। और यहां पर देखो उसी तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ गया बेटा, इस NO2 ने अपना इफेक्ट और बढ़िया दिखाया, अपना रेजोनेंस। अब ये देखो ये बॉन्ड यूं टूट जाएगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड था तो ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस, तो यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस बॉन्ड, ये नहीं। तो मैं इसको बना लेता हूं। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, अब ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना, ये अलग कलर इसीलिए यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा बॉन्ड किधर गया। ये तो हमारे पास अब टोटल, तो इस पे रिएक्शन अब क्या हो गया, अब इस केस में जब हम इस पे रिएक्शन करा रहे हैं तो इस पे रिएक्शन कराते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अब टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जबकि नीचे वाले में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब इस तरह से अब आपको समझ में आ गया कि अगर मैं NO2 ऑर्थो और पैरा पर लगाऊंगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये इसकी इंटरमीडिएट 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का जो इंटरमीडिएट है वो और ज्यादा स्टेबल है, और जब 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का इंटरमीडिएट और ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये रिएक्शन और ज्यादा इजीली हो जाएगा, पहली 2 रिएक्शन जो डिस्कस कर चुका हूं उनसे। ध्यान दो बेटा, अब मैं इसी तरह से यहां तीसरा NO2 यहां लगा दूं
तो वो यहां से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो अभी मैं ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा इतना सारा वापस बनाना। यानी यहाँ NO2 लगा दूंगा तो यहाँ NO2 आ जाएगा, यहाँ NO2 आ जाएगा, तो एक 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह बन जाए, जो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसका बिल्कुल इस तरह का बनेगा जहां NO2 इस तरफ लगा हुआ होगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई आपको कि NO2 लगने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ईज इंक्रीज होती जाती है, रेट इंक्रीज होती जाती है, वो इजी होती जाती है, आसान होती जाती है। अब ध्यान देना, अब मैं एक बात और क्लियर करूं, अगर यही NO2 हम मेटा पोजीशन पर लगा दें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक मिनट देख ही लो इसको भी। अब मैंने ये दोनों NO2 हटा दी बेटा, दोनों NO2 हटा के यहाँ CH और इसका भी CH, और अब मैंने क्या किया, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिया, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिया। यहां IUPAC नेम लिखो तो 1 2 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिया, मेटा पोजीशन पर लिया, यानी यहां मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है। अब जब मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो अब अपन इनको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ही नहीं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा, एक मिनट, यस, तो ये तो पहले जो बना हुआ है, ठीक है। अब देखो मेटा पोजीशन पे आने से क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे जब NO2 आया तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज NO2 पर शिफ्ट नहीं होगा, जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा। प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि नेगेटिव चार्ज उन कार्बन पे आ रहा था जहां NO2 जुड़ा हुआ था। अब यहां नेगेटिव चार्ज उन कार्बन पे आ रहा है जिन पे NO2 नहीं है। देखो नेगेटिव चार्ज फर्स्ट में उस कार्बन पर है जिस पे NO2 नहीं है, सेकंड में उस कार्बन पर है जिसमें NO2 नहीं है, थर्ड में नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर है जिस पे NO2 नहीं है। इसका मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज को NO2 पे जंप करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, अगर नेगेटिव चार्ज यहां आता तो बाहर रेजोनेशन होता ना। अगर नेगेटिव चार्ज यहां आता, मेटा पोजीशन पर आता, यहां आता, ठीक है, यहां अगर नेगेटिव चार्ज आता तो ही तो बाहर जाता नेगेटिव। तो इसका मतलब ये आप बोलोगे कि सर इसका मतलब ये लेस स्टेबल है, हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अब NO2 का रेजोनेंस, NO2 जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा है। कौन सा स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा है। ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन NO2 नहीं दे रहा है। लेकिन NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो तो सस्टेन कर ही रहा है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? देखो रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड्स के थ्रू आगे बढ़ता है, रेजोनेंस तो पाई बॉन्ड और चार्ज के थ्रू आगे बढ़ता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आगे बढ़ता है। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि रेजोनेंस की वजह से होती है। हमेशा ध्यान रखो, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगातार अपन को काम आ रहे हैं वो है रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरली रेजोनेंस ही डोमिनेट करता है, रेजोनेंस ही डोमिनेट करता है किसके ऊपर? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। कुछ केसेस को छोड़ के जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं बन रही है। तो अगर ऑर्थो और पेरा पर NO2 है
तो देखो NO2 यहां पर भी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना। मेरी बात समझो, कंफ्यूजन मत करो, ध्यान से समझो बात को। मैं ये कह रहा हूं यहां पर NO2 इस नेगेटिव चार्ज को अपने माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। किससे कर रहा है? माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसका माइनस आई इफेक्ट तो हमेशा ही सस्टेन करेगा, माइनस आई इफेक्ट ठीक है ना, हमेशा चलेगा। वो पिछले वालों में भी चल रहा था, लेकिन जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। यहां पर मुझे इसीलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट अकेला ही है, रेजोनेंस तो है ही नहीं। पिछले जो एग्जांपल दिए थे, जब ऑर्थो पर NO2 था, जब जब ऑर्थो पर NO2 था, जब पेरा पर NO2 था, तब उस केस में तो क्या हो रहा था, NO2 का माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दोनों मिलकर स्टेबलाइज कर रहे थे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी डोमिनेट नहीं करता है रेजोनेंस के सामने। जब रेजोनेंस चल रहा होता है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को जनरली देखते ही नहीं, जैसे अपन ने पिछले एग्जांपल में नहीं देखा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां पर जैसे NO2 का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो हमारी नजर इंडक्टिव इफेक्ट पे जाती है, फिर माइनस आई इफेक्ट तो है। तो ये माइनस आई इफेक्ट ये जो NO2 है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपने माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट से जो स्टेबलाइजेशन है वो कम है, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेंस वाला स्टेबलाइजेशन स्ट्रांग होता है, हमेशा ध्यान रखो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नेगेटिव आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। किससे? अगर यहां NO2 नहीं होता तो। क्यों? क्योंकि अगर यहां NO2 है ही नहीं तो NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट भी काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट ये वाली अब तक जो पढ़ी हमने, अगर उससे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सी होगी? अगर NO2 कहां लगा दिया जाए, ये वाली अब ज्यादा स्टेबल। किससे? पिछली वाली से। कौन सी पिछली वाली? कौन सी प्रीवियस वाली? ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। किससे? इससे, ठीक है। समझ में आ गया? और अब देखना, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अब अगर मैंने यहां NO2 ले लिया, अब मैं पूरे नहीं बनाऊंगा। अगर मैं यहां NO2 ले लूंगा तो ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। किससे? इससे, इस कार्बन आयन से। क्योंकि जब पेरा पोजीशन पर होता है तो रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों काम आते हैं, और मेटा पे खाली माइनस आई इफेक्ट आता है। अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो फिर देखो, एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, ये क्लोरोबेंजीन, ये मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और अब मैं एक ऑर्थो पर और एक पेरा पर, और तीनों पे NO2 लगा दिया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। ठीक है। तो अब देखो, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे, तो इस नेगेटिव चार्ज से ये ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहां NO2 खाली किससे स्टेबलाइज कर रहा है? केवल माइनस आई इफेक्ट से। और जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, जब पेरा पर होगा, तो काम कर रहा है माइनस आई भी और माइनस आर भी। यहां पर दो जनों का माइनस आई माइनस आर काम कर रहा है, यहां तीन जनों का माइनस आई माइनस आर कर रहा है।
इसके इंटरमीडिएट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इन दोनों के इंटरमीडिएट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जैसा मैंने बताया। लेकिन फिर भी ये ज्यादा इंटरमीडिएट इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये NO2 का माइनस आई इफेक्ट माइनस को स्टेबल कर रहा है। अब यहां पर अब इससे अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनेंगे, इसके 5 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे। ठीक है, अब मैं समझा चुका हूं। आपको अब भी समझ में नहीं आया तो वापस रिमाइंड करो, रिमाइंड करके रिप्ले करके देखो। तो मैं ये कह रहा हूं इसके इंटरमीडिएट अगर जब इस पे ये अटैक करेगा तो इसके कितने इंटरमीडिएट बनेंगे? इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 ही बनेंगे। ये रहे, वो तो बने हुए हैं। अगर मैंने यहाँ NO2 इस कार्बन पे लगा दिया, अगर मैंने NO2 इस कार्बन पे लगा दिया तो क्या होगा? तो भी 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे 3? क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ आ ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी है ना, इसमें से और इन दोनों में से ये वाला नेगेटिव चार्ज, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है ना इसके अंदर। और जब पैरा पर आ जाएगा, जब पैरा पर आ जाएगा, जब यहां पर आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो हमारे पास यहां से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और निकलेगा और उधर भी आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब तो अब मेरे को बताओ कि है ना सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट किसका होगा? इसका होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट किसका होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट इसका होगा। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? ये देगा। किसकी क्लोरीन इजीली लीव कर जाएगी? इसकी कर जाएगी। इसको खाली हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं ना, जिसमें Cl हट के OH आ जाता है। वाटर का OH ही काम कर जाता है, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाता है। यहां पर बात समझ में आ रही है? रटने के लिए सबसे बढ़िया बात बता दूं, माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है। देखो ये माइनस आई माइनस आर इफेक्ट है, तो माइनस आई माइनस आर इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस इफेक्ट। माइनस इफेक्ट का मतलब माइनस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, माइनस एम बोलो चाहे माइनस आर बोलो, एक ही बात है। तो माइनस आई माइनस आर इफेक्ट किसको स्टेबलाइज करते हैं? नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव नेगेटिव को स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को स्टेबलाइज करता है। यानी कार्बोनियम आयन को कौन स्टेबलाइज करता है? कार्बोनियम आयन को कौन स्टेबलाइज करता है? कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, प्लस आई प्लस आर इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो प्लस आर प्लस आई कार्बोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। माइनस आई माइनस आर नेगेटिव आयन कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। तो माइनस माइनस को स्टेबल करेगा, प्लस प्लस को स्टेबलाइज करता है। ये रट लो तो भी काम हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? वैसे मैंने क्लियर कर दिया बेटा, ऐसा नहीं कि बिना क्लियर किए आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से मैं क्या बोलूंगा कि लेफ्ट राइट चलूंगा तो रेट ऑफ SN टू एरोमेटिक इंक्रीज, एरोमेटिक वाली है इसीलिए आगे AR लिख दिया। AR का मतलब एरोमेटिक। तो यहां तक बात क्लियर है। अब मैं NO2 की जगह दूसरा ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट कर दूं जो माइनस आई और माइनस आर रखता हो, जो माइनस आई और माइनस आर रखता हो, तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो भी स्पीड बढ़ेगी। यानी मैंने इसकी जगह CHO रख दिया, तो देखो इसकी जगह मैंने CHO रख दिया। एल्डिहाइड मैंने पहले क्या रखा था? मैंने पहले रखा था NO2, मैंने अब रख दिया CHO, CN रख दूं, COOH रख दूं। तो ये सारे के सारे ग्रुप कौन से ग्रुप हैं? ये सारे के सारे ग्रुप माइनस आई माइनस आर रखते हैं। ये देख लो, अगर मैंने यहां ले लिया तो ये आ जाएगा बिल्कुल। NO2 की जगह अगर मैंने CHO भी रख दिया तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, इजीनेस बढ़ेगी, क्लोरीन इजीली हटने लगेगा अगर ऑर्थो पैरा पर CHO लगा दिया तो। क्योंकि यहां पर भी देखो ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो नहीं बना रहा हूं, या बन जाएगा एक फोर्थ वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से यहां लगा दूंगा तो 6 वाला बन जाएगा जैसे पहले बने थे।
अब CHO की जगह COOH लगा दिया तो भी वही बात है बेटा, ठीक है। यानी इनमें से आप कोई भी ग्रुप लगा दो जो -I और -R इफेक्ट रखता हो। -I और -R इफेक्ट कौन रखते हैं, देख लो इस तरह के ग्रुप, NO2, CHO, CN, COOH, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और पाई बॉन्ड हो, देखो ठीक है। यानी इस एरोमेटिक कार्बन से जुड़े हुआ जो एलिमेंट है उसमें पाई बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। इनमें सब में पाई बॉन्ड है, देख लो ये फ्री वैलेंसी के साथ पाई बॉन्ड, फ्री वैलेंसी के साथ पाई बॉन्ड, फ्री वैलेंसी के साथ पाई बॉन्ड। तो कोई भी ग्रुप हो जिसमें फर्स्ट एटम के साथ ही पाई बॉन्ड हो वो -R इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। तो ये वाला बात हो गई बेटा। तो ये और ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं किसको, इंटरमीडिएट कार्बन है इनको। ये सब जरूरी नहीं कि NO2 लगाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, इनको लगाने से भी ऑर्थो पैरा पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने NO2 के लिए दी है, बस NO2 वर्ड हटा के CHO लगा दो, NO2 वर्ड हटा के CN लगा दो, बस रिप्लेस करना है NO2 की जगह इन ग्रुप्स को। रीजन वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, लैंग्वेज वही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन नेगेटिव चार्ज को कोई अनस्टेबलाइज कर जाए तो रिएक्शन और ज्यादा परेशानी में आ जाएगी। यानी मैंने क्या किया समझना बेटा, मैंने क्या किया, यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस वाला ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस वाला ग्रुप लगा दिया, जैसे OH लगा दिया। यहां पहले से ही OH है, ये जिस देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। अब यहां पर OH होगा तो इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, वो और ज्यादा टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लो, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया। अब ये नेगेटिव, ये लोन पे रिपल्शन चालू हो गया, भारी काम हो गया। सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अब आपसे कोई पूछे कि अब जैसे ये है तो इसके, ये तो आपको फिक्स हो गया कि इसके 3 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं, ये नेगेटिव कैसे बाहर जाएगा, ये तो लोन पेयर और रिपेल कर रहा है इसको, ये भी लोन पेयर है, तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो यहां पर तो क्या हो गया, उल्टा लोन पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो गया, लोन पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मोर अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो और इसका मतलब OH तो और स्टेबिलिटी तो नहीं, अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, दुखी को और ज्यादा दुखी कर रहा है। तो चाहे ये OH हो, चाहे ये NH2 हो, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन पर भी तो लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर वाले ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस। जिसके पास लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ही तो शो करेगा। लोन पेयर का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। डोनर कौन होता है, जिसके पास लोन पेयर हो। तो अगर हम इसके ऑर्थो और पैरा पर लोन पेयर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे अभी मैंने बताया OH, NH2 या CN भी लगा दो, कोई बात नहीं, 2 CN है, तो ये सारे ग्रुप रिएक्शन को और स्लो कर देंगे। और ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, यानी इसकी क्लोरीन को हटाने के लिए कंसंट्रेटेड KOH, पहले टेम्परेचर क्या लिया था 623 केल्विन, उससे भी ज्यादा चाहिए। प्रेशर कितना लिया था 300 एटमॉस्फेयर, उससे भी ज्यादा चाहिए, यानी ये रिएक्शन और स्लो हो जाएगा। यानी क्या अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अगर हम प्लस ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, प्लस R वाला लगा दें, तो रिएक्शन की स्पीड पहले से और कम हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन पहले ही मुश्किल से रिएक्शन देता है, अब और लो मुश्किल से। NH2 ने तो और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी, पहले ही परेशान था, न्यूक्लियोफाइल हटा नहीं पा रहा था। SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एराइल हैलाइड पे हो नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने कंसंट्रेटेड KOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर लगा के जबरदस्ती रिएक्शन करवाई। चलो ठीक है, या NH2 लग गया तो और भारी हो गई बात, लेकिन या NO2 लग गया, रिएक्शन इजी हो गई। NO2 ने हेल्प कर दी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ा दी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो
इसकी मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है जो एग्जाम में शॉर्ट लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसको मैं अभी इसकी स्लाइड डिस्प्ले करता हूं और उन स्लाइड्स को अच्छे से देख लो और पोस्ट करके, अब मैं उसको रीड नहीं करूंगा, उसको पोस्ट करके आप खुद रीड करके और अपने क्लासरूम नोट्स बना लो। तो देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहां मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात कही है। हाँ, मुझे याद आया, मैं एक दो पॉइंट और डिस्कस करूंगा। अब देखो यहां पर ये वाली जो स्लाइड है अभी आप रीड कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर इस स्लाइड के बारे में रीडिस्कस करूंगा, पर अभी आप देख लो एक बार, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी एक कंसेप्ट समझाया हुआ है जो अभी इस क्लास में मिस हो गया है, लेकिन मैं अभी कंटिन्यूस नहीं करूंगा, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। और ये दोनों पॉइंट भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, जो नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। और रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। अब ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है ना। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि हमने जब, मैं एक बार रिएक्शन रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना, कि अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो ध्यान से देखो बेटा, 2 मिनट का काम हो रह गया है। तो मैंने क्या कहा, क्या लेना है, कंसंट्रेटेड KOH 623 केल्विन और 300 ATM, तब जाके Cl की जगह क्या आता है, OH आता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट KCl बन जाएगा अभी। लेकिन अगर जैसे ही मैंने एक NO2 और लगा दिया तो रिएक्शन अब थोड़ी इजी हो जाएगी, रिएक्शन अब थोड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब जो नई कंडीशन आ जाती है वो आ जाती है, हमको KOH इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं लेना है, टेम्परेचर 443 केल्विन लेना है, ठीक है। और ठीक है, एक्सिस KOH लेते हैं तो फाइनल वो H3O+ लिख दिया करो, मैं, ठीक है ना। सेकंड, पहले वाले में भी H3O+ लिखना ही है, ये हो गया। और अगर एक NO2 और लगा दिया मैंने, ठीक है, तो ये रिएक्शन और इजी हो जाएगी। क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH से काम, डाइल्यूट NaOH या KOH से काम हो जाएगा, NaOH भी ले सकते हैं, टेम्परेचर 68 केल्विन हो जाता है और यहाँ पर 2 NO2 आ जाते हैं, ठीक है। पहले वाले में NO2 लगाना भूल गया, ये रहा, वो समझा चुका हूँ बेटा, अब आपको समझ में आ चुका है। और अगर मैं 3 NO2 ले लूँ, 3 NO2 ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 3 NO2 लेने से क्या हो जाएगा, 3 NO2 लेने से तो क्या होगा, हमको कुछ नहीं करना है, खाली वाटर के साथ हम थोड़ा सा हीट भी करेंगे, ठीक है ना। तो फिनोल इसका नाम बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। इसके बारे में हम फिनॉल में भी डिस्कस करेंगे। इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, येलो कलर का डाई होता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। स्पेलिंग देख लेंगे बाद में, तो ये इजीली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।